जब हम किसी घने जंगल के बीच से बहती हुई एक विशाल और उफनती हुई नदी को देखते हैं ना, तो पानी का वो बहाव बहुत साफ और पवित्र लगता है। हाँ बिल्कुल, देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर थोड़ा लॉजिक लगाया जाए तो उस पानी को तो अब तक एक बदबूदार जहरीले नाले में बदल जाना चाहिए था। मेरा मतलब है, जंगलों में रोजाना न जाने कितने जानवर अपनी जान गंवाते हैं। हिरण, जंगली सुअर, यहाँ तक के विशाल हाथी भी। सही बात है। उनके शव पानी में गिरते हैं। सही बात है। और सिर्फ जानवर ही नहीं, मतलब पेड़ पौधे भी। एग्जैक्टली। हर साल हजारों टन पेड़ पौधे, पत्तियां टूटकर नदी में सड़ती हैं। और मॉनसून में तो जब बाढ़ आती है तो पूरा का पूरा जंगल ही पानी में डूब जाता है। इतनी भारी मात्रा में जैविक कचरा हर दिन पानी में मिल रहा है। इसके बावजूद नदी का पानी जहरीला नहीं होता। मतलब उस विशालकाय नदी में कोई तो ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जो सतह के नीचे बिना रुके एक तरह से झाड़ू पोछा कर रही है। हाँ, और यहीं पर विज्ञान आता है। देखिए, पानी का तेज बहाव ही सब कुछ बहाकर ले जाता है, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। बहाव कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, लेकिन वह उसे नष्ट नहीं कर सकता। सेंस बनता है। बिल्कुल। विज्ञान के नजरिए से देखें तो पानी की सतह के ठीक नीचे एक बहुत ही जटिल जैविक व्यवस्था काम कर रही होती है। आप कह सकते हैं कि एक पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी 24 घंटे चालू है। और इस व्यवस्था को चलाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जीव वो होते हैं जिन्हें इंसान अक्सर देखना भी पसंद नहीं करता। मतलब थोड़े अजीब दिखने वाले जीव। हाँ, वे कीचड़ में सने हुए अजीबोगरीब दिखने वाले जीव होते हैं जो नदी के तल में छिपकर अपना काम करते हैं। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय भी यही है। हमारे पास जो ताज़ा स्रोत सामग्री और रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल इसी अदृश्य दुनिया के एक बहुत ही खास हिस्से से पर्दा उठाते हैं। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक प्रयोग का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयोग। बिल्कुल, जहां एक गैंजीज सॉफ्ट शेल टर्टल यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों में पाए जाने वाले एक विशेष कछुए पर सैटेलाइट टैगिंग की गई है। और ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। हाँ, क्योंकि अब तक संरक्षण का मतलब होता था बस जानवरों की गिनती करना या उन्हें किसी तरह पिंजरे में बचाकर रखना। सही कहा। लेकिन अब तकनीक के जरिए पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को समझने की कोशिश की जा रही है। और ये संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। पारंपरिक रूप से हमारा फोकस किसी एक प्रजाति को बचाने पर होता है, लेकिन जब किसी जीव को सैटेलाइट से ट्रैक किया जाता है तो वो केवल अपनी जानकारी नहीं देता। तो मतलब वो पूरे रास्ते की जानकारी देता है। एग्जैक्टली। वो जिस रास्ते से गुजरता है, जहां रुकता है, जहां शिकार करता है, वो उन सभी जगहों के पानी की गुणवत्ता और सुरक्षा का एक पूरा डेटाबेस तैयार कर देता है। एक कछुए के नजरिए से पूरी नदी को समझना, ये साइंस में एक बहुत बड़ी छलांग है। अरे वाह! तो इस ऐतिहासिक प्रयोग की शुरुआत असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से हुई, जो कि 1302 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक है। हाँ, बहुत ही समृद्ध इलाका है। इसी जंगल के बीच से बहने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी के उत्तरी किनारे पर एक वयस्क और स्वस्थ गैंजीस सॉफ्ट शेल टर्टल को पानी में छोड़ा गया। और इसके लिए शुक्रवार का दिन चुना गया जब पूरी दुनिया लुप्त प्रजाति दिवस यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मना रही थी। इस दिन का चुनाव एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है। ये जो गैंजी सॉफ्टशेल टर्टल है, जिसे वैज्ञानिक रूप से निल्सोनिया गैंगेटिका कहते हैं, ये कोई आम कछुआ नहीं है। मतलब एक खतरे में है। बहुत ज्यादा। IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय यानी एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि इसका प्राकृतिक घर तेजी से नष्ट हो रहे हैं और इसकी आबादी उस स्तर तक गिर चुकी है जहां से अगर तुरंत वैज्ञानिक हस्तक्षेप नहीं किया गया तो ये प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। बाप रे! लेकिन जो बात मुझे स्रोत सामग्री पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि इस कछुए को भारत के 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 के तहत रखा गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब अनुसूची 1 का मतलब है कि कानून की नजरों में इस कछुए को वही VIP सुरक्षा प्राप्त है जो देश में एक रॉयल बंगाल टाइगर या एक हाथी को मिलती है।
ये तो कमाल है। एक तरफ 200 किलो का एक राजसी बाघ है और दूसरी तरफ कीचड़ में रहने वाला एक कछुआ, और दोनों का कानूनी रुतबा बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर है। जब किसी जीव को शेड्यूल 1 में डाल दिया जाता है ना, तो उसका शिकार करना एक गैर जमानती अपराध बन जाता है। बाघ को ये दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि वो जंगल के फूड चेन में सबसे ऊपर है। और कछुए को? कछुए को ये दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि वो नदी के फूड चेन के आधार को साफ रखता है। दोनों का महत्व पर्यावरण के लिए एकदम बराबर है। सही बात है। और इसकी शारीरिक बनावट भी इसे बाकियों से अलग करती है। इसके सिर के ऊपरी हिस्से पर तीर के आकार के, यानी एरोहेड जैसे निशान होते हैं, जो एक तरह का प्राकृतिक बारकोड है। हाँ, और वो तीर का निशान केवल रूप रंग के लिए नहीं है। देखिए, ब्रह्मपुत्र का पानी ज्यादातर समय मटमैला और सिल्ट से भरा होता है। मतलब पानी के अंदर रोशनी बहुत कम होती है। एग्जैक्टली। ऐसे में कछुओं की प्रजातियां खुद को कीचड़ के रंग में छिपा लेती हैं। शोधकर्ताओं के लिए दूर से देखकर ये पहचानना लगभग असंभव होता है कि पानी की सतह पे सांस लेने आया कछुआ कौन सी प्रजाति का है। अच्छा, तो वो निशान पहचान में मदद करता है। हाँ, सिर पर बना वो विशिष्ट तीर का निशान एक पहचान पत्र की तरह काम करता है, जिससे वैज्ञानिक बिना उसे पकड़े या बिना परेशान किए उसे दूर से पहचान सकते हैं। यहाँ एक सीधा सवाल उठता है जो कोई भी पूछ सकता है। जब हम काजीरंगा की बात करते हैं तो पूरा टूरिज्म गैंडों और बाघों पर टिका है। राज्य को पैसा उन्हीं से मिलता है, आम जनता भी उन्हीं को देखना चाहती है। तो फिर संरक्षण का इतना बड़ा बजट, इतनी सारी वैज्ञानिक टीमें इस एक कचरा बीनने वाले कछुए पर अपना समय और पैसा क्यों खर्च कर रही हैं? क्या हम अपनी प्राथमिकताओं से भटक तो नहीं रहे? ये सवाल अक्सर पॉलिसी बनाने वालों के सामने भी आता है। बाघ या गेंडे जैसी जो करिश्माई प्रजातियां हैं, उन पर पैसा खर्च करना हमेशा आसान होता है क्योंकि वे ध्यान खींचते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन हमें नदी के इकोसिस्टम के मैकेनिज्म को समझना होगा। गेंजेस सॉफ्ट शेल टर्टल एक प्रमुख शिकारी तो है ही, साथ ही वो एक बेहद कुशल अपमार्जक यानी स्कैवेंजर है। जब नदी में कोई बड़ा जानवर मरता है तो उसका शव सड़ने लगता है, और सड़ने की इस प्रक्रिया में पानी के अंदर भारी मात्रा में बैक्टीरिया पनपते हैं जो ऑक्सीजन को सोखने लगते हैं। तो ये कछुआ उन सड़ते हुए शवों को खाकर पानी की सफाई करता है? मतलब अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये गिद्धों की तरह काम करता है, बस हवा की बजाय पानी के अंदर। बिल्कुल। ये एग्जैक्टली पानी के अंदर का गिद्ध ही है। अगर ये कछुआ उस सड़े हुए मांस को तेजी से नहीं खाएगा तो बैक्टीरिया के कारण पानी में ऑक्सीजन का स्तर एकदम से गिर जाएगा। और इस स्थिति को विज्ञान में हाइपोक्सिया कहते हैं। जब हाइपोक्सिया होता है तो उस इलाके की सारी मछलियां दम घुटने से मरने लगती हैं। तो मतलब पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। हाँ, मछलियां मरेंगी तो उन्हें खाने वाले अन्य जानवर मरेंगे। पूरा जलीय फूड चेन एक चेन रिएक्शन की तरह ढह जाएगा। ये कछुआ उस चेन रिएक्शन को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। अरे वाह! आप इसे नदी का एक बायोलॉजिकल सर्किट ब्रेकर कह सकते हैं। इसके बिना काजीरंगा की नदियां कुछ ही हफ्तों में मृत और जहरीले पानी के तालाबों में बदल सकती हैं। ये तो बहुत बड़ा रोल है, और इस सर्किट ब्रेकर वाले काम के लिए काजीरंगा वाकई एक बेहद महत्वपूर्ण जगह है। रिसोर्सेज में एक दिलचस्प आंकड़ा दिया है कि पूरे भारत में सॉफ्ट शेल कछुओं की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं जी, और उनमें से 5 प्रजातियां सिर्फ काजीरंगा में ही मिलती हैं। हाँ, ये एक तरह से कछुओं के लिए ग्लोबल हॉटस्पॉट है। लेकिन क्या ये एक खतरे की घंटी भी नहीं है? मेरा मतलब है, अगर भारत की 8 में से 5 प्रजातियां सिर्फ एक ही नेशनल पार्क के आसपास सिमटी हुई हैं, तो किसी एक बड़े केमिकल लीक या बीमारी के फैलने पर हम एक ही झटके में अपनी आधी से ज्यादा प्रजातियों को खो सकते हैं। यह आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। काजीरंगा का ये हॉटस्पॉट होना उसकी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ब्रह्मपुत्र नदी और उसके आसपास जो सैकड़ों छोटे बड़े वेटलैंड्स हैं, जिन्हें वहां बील कहा जाता है, वे इन कछुओं को एक आदर्श वातावरण देते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगर ब्रह्मपुत्र के ऊपरी इलाकों में कोई बड़ा बांध टूटता है या किसी कारखाने का प्रदूषित पानी अचानक आ जाता है, तो उसका सबसे घातक असर इसी इकोसिस्टम पर पड़ेगा। सही बात है। इसीलिए इन कछुओं को सिर्फ बचा कर रखना काफी नहीं है। हमें ये जानना होगा कि वे इस विशाल नदी प्रणाली में किस तरह से नेविगेट करते हैं, और यहीं पर तकनीक की भूमिका शुरू होती है। और तकनीक वाला ये हिस्सा किसी जासूस की फिल्म से कम नहीं लगता। कछुए को सुरक्षित रूप से पकड़ा गया, डॉक्टरों ने उसकी सेहत जांची
और फिर उसके शेल पर एक सैटेलाइट ट्रांसमीटर चिपकाकर उसे नदी में वापस छोड़ दिया। ये तो एक अंडरकवर एजेंट को जीपीएस पहनाकर दुश्मन के इलाके में भेजने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहाँ मुझे एक बुनियादी तकनीकी समस्या समझ नहीं आ रही। जहाँ तक मुझे पता है, रेडियो तरंगे या जीपीएस सिग्नल पानी के नीचे तो काम नहीं करते। हाँ, पानी रेडियो सिग्नल्स को सोख लेता है। एग्जैक्टली। तो फिर इतने गहरे और मटमैले पानी में रहने वाले इस कछुए को एक सैटेलाइट अंतरिक्ष से कैसे ट्रैक कर रहा है? ये सैटेलाइट ट्रैकिंग की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है, खास तौर पर पानी के जीवों के मामले में। जमीन पर बाघ को कॉलर पहनाना आसान है क्योंकि वो खुली हवा में रहता है, पर पानी के नीचे सिग्नल नहीं जाते। तो फिर इसका हल क्या निकाला? इसका हल बहुत स्मार्ट है। इस कछुए के खोल पर जो ट्रांसमीटर लगाया गया है, उसमें छोटे वेट ड्राई सेंसर्स लगे होते हैं। जब कछुआ पानी के अंदर गहराई में तैर रहा होता है तो वो ट्रांसमीटर पूरी तरह से बंद रहता है ताकि बैटरी बची रहे। एक मिनट, तो ये चालू कब होता है? ये डेटा भेजता कैसे है? देखिए, कछुए रेप्टाइल्स होते हैं, है ना? उन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए धूप सेकनी पड़ती है, जिसे बास्किंग कहते हैं, और सांस लेने के लिए भी सतह पर आना पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो जब कछुआ नदी के किनारे रेत पर धूप सेकने आता है या सांस लेने के लिए बस अपना सिर बाहर निकालता है, तो ट्रांसमीटर का सेंसर सूख जाता है और सूखते ही ट्रांसमीटर तुरंत चालू हो जाता है। अरे वाह! हाँ, वो तुरंत आसमान में मौजूद सैटेलाइट से संपर्क बनाता है, अपना सटीक लोकेशन दर्ज करता है और उस डेटा को अंतरिक्ष में भेज देता है। और ये पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में हो जाती है, इससे पहले कि कछुआ वापस पानी में गोता लगा ले। ये तो इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिजीत दास ने इस शोध के 2 बहुत स्पष्ट लक्ष्य बताए हैं। पहला लक्ष्य है मौसमी गतिविधियों यानी सीजनल मूवमेंट को मैप करना और उनके होम रेंज का आकार तय करना। बिल्कुल। अब ब्रह्मपुत्र कोई शांत झील तो है नहीं। मॉनसून के दौरान ये नदी इतनी भयानक हो जाती है कि इसका पाट कई किलोमीटर चौड़ा हो जाता है और सर्दियों में ये सिकुड़कर रेत के टीलों में बट जाती है। ऐसे में कछुए के होम रेंज को समझने का असल में क्या फायदा है? ब्रह्मपुत्र की यही अस्थिरता इस शोध को इतना अहम बनाती है। मॉनसून में जब पानी का स्तर कई मीटर बढ़ जाता है, नदी का बहाव इतना तेज होता है कि इसमें टिके रहना किसी भी जीव के लिए मुश्किल है। तो वो जाते कहाँ हैं? एग्जैक्टली। वैज्ञानिक यही जानना चाहते हैं, क्या वे मुख्य नदी छोड़कर आसपास के छोटे नालों में जाते हैं या रुके हुए पानी वाले झीलों में शरण लेते हैं? सर्दियों में जब पानी कम हो जाता है तो क्या वे गहरे गड्ढों की तलाश करते हैं? समझ रही हूँ। होम रेंज का मतलब है वह पूरा इलाका जिसका इस्तेमाल एक जीव अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए करता है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि एक गैंजी सॉफ्ट शेल टर्टल का होम रेंज बस 10 किलोमीटर का होता है या वे नदी के बहाव के साथ 100 किलोमीटर का सफर तय करता है। और अगर वो 100 किलोमीटर का सफर तय करता है तो इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क की सीमा को सुरक्षित कर देने से कछुआ सुरक्षित नहीं हो जाएगा, उसे पार्क के बाहर के इलाकों में भी बचाना होगा। एकदम सही। और यहीं से इस शोध का दूसरा बड़ा लक्ष्य जुड़ता है, उनके घोंसले बनाने और प्रजनन के ठिकानों की पहचान करना। हाँ, घोंसले बनाना कछुओं के जीवन का सबसे सेंसिटिव समय होता है ना? बिल्कुल। मादा कछुए अंडे देने के लिए नदी के किनारों पर मुलायम रेत वाले हिस्सों को चुनती हैं। वे रेत में गड्ढा खोदकर अंडे देती हैं और उन्हें वापस ढक देती हैं। समस्या ये है कि इन्हीं रेतीले किनारों पर इंसानों की नजर भी होती है। मतलब रेत माफिया? हाँ, अवैध रेत खनन यानी सैंड माइनिंग नदी के किनारों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसके अलावा मछुआरे अक्सर उथले पानी में नायलॉन के गिलनेट लगा देते हैं, जिनमें फंसकर ये कछुए दम तोड़ देते हैं। इसे बाय कैच कहा जाता है। ये तो बहुत सीधी सी बात है। अगर वन विभाग को यही नहीं पता होगा कि वो अंडे कहाँ दे रहे हैं, तो वे अपने गश्ती दलों को तैनात कैसे करेंगे? अब तक तो वन रक्षक सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। हाँ, अब तक का संरक्षण काफी हद तक अनुमान पर ही टिका था, लेकिन इस सैटेलाइट टैग से मिलने वाले डेटा के बाद अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वन विभाग को अपनी स्क्रीन पर एक सटीक नक्शा मिलेगा कि मादा कछुआ किस किनारे पर कितनी देर तक रुकी थी। अच्छा, तो अगर वो एक ही जगह बार बार जा रही है तो इसका मतलब है कि वो जगह प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर वन विभाग उस विशिष्ट जगह पर सैंड माइनिंग रोकने के लिए पुलिस या गार्ड्स तैनात कर सकता है। इसे ही डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट कहते हैं। ये सीमित संसाधनों का सबसे स्मार्ट इस्तेमाल है। और संसाधनों की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का पैमाना बहुत बड़ा है। ये कोई छोटा मोटा स्थानीय प्रयास नहीं है। इस काम में पर्यावरण मंत्रालय का सीधा दखल है।
जमीन पर काजीरंगा की अधिकारी और असम वन विभाग ने सहयोग दिया है। वैज्ञानिक नेतृत्व WII का है। हाँ, एक मल्टी एजेंसी एफर्ट है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को फंडिंग नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दी है। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था असम की एक नदी में तैरने वाले कछुए के पीछे अपना पैसा क्यों लगा रही है? क्या वैश्विक स्तर पर हमारे पास क्लाइमेट चेंज जैसे ज्यादा बड़े मुद्दे नहीं हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि मीठे पानी की इकोसिस्टम यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरे में है। वे महासागरों और जंगलों से भी ज्यादा तेजी से नष्ट हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, और नदियां दुनिया के अलग अलग देशों को जोड़ती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, भारत से गुजरती है और बांग्लादेश में जाके समुद्र में मिलती है। प्रकृति इंसानों द्वारा खींची गई बॉर्डर्स को नहीं मानती। हाँ, सही बात है। अगर ब्रह्मपुत्र का इकोसिस्टम ढहता है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की फूड सिक्योरिटी और आजीविका पर पड़ेगा। नेशनल ज्योग्राफिक जैसी संस्थाएं ये जानती हैं कि एक स्वस्थ नदी पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए एक बफर का काम करती है। तो एक कछुए को ट्रैक करना असल में इस पूरी नदी प्रणाली की नब्ज टटोलने जैसा है। इसीलिए ये एक स्थानीय मुद्दा नहीं है बल्कि ग्लोबल चिंता का विषय है। और इस वैश्विक सहयोग के साथ साथ इसमें एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखाई देती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस वैज्ञानिक पहल की सार्वजनिक रूप से तारीफ की। उन्होंने कहा कि मीठे पानी के कछुओं के संरक्षण के लिए असम दुनिया के टॉप प्रायोरिटी एरियाज में से एक है। हाँ, उन्होंने इसे बहुत महत्व दिया। पर अक्सर राजनीति और पर्यावरण आमने सामने खड़े नजर आते हैं। विकास बनाम पर्यावरण। ऐसे में राज्य के शीर्ष नेतृत्व का इस तरह के माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट पर ध्यान देना क्या वास्तव में कोई जमीनी बदलाव लाता है या ये सिर्फ PR का हिस्सा है? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री किसी वैज्ञानिक पहल को शीर्ष प्राथमिकता घोषित करता है ना, तो प्रशासन के काम करने का तरीका तुरंत बदल जाता है। मतलब बजट वगैरह आसानी से मिल जाता है। एग्जैक्टली। जो वन रक्षक रात के अंधेरे में गश्त कर रहे हैं या जो पुलिस अधिकारी रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें ये स्पष्ट संदेश मिलता है कि उनके काम को राज्य के उच्चतम स्तर पर समर्थन प्राप्त है। अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बेहतर होता है। साइंटिफिक रिसर्च को पॉलिसी में बदलने के लिए ये राजनीतिक सपोर्ट सबसे अहम कड़ी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो शुरुआत में हमने जो विशाल नदी के साफ रहने का सवाल उठाया था, उसका जवाब अब पूरी तरह से स्पष्ट है। नदियां किसी जादू या चमत्कार से खुद को साफ नहीं रखती। बिल्कुल नहीं। उनका स्वास्थ्य गैंजेस सॉफ्टशेल टर्टल जैसे जीवों पर टिका है, जो सतह के नीचे अपना काम बिना किसी छुट्टी के कर रहे हैं। इस कछुए की पीठ पर लगा सैटेलाइट ट्रांसमीटर सिर्फ एक GPS नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो हमें ब्रह्मपुत्र नदी की धड़कन का रियल टाइम डेटा दे रहा है। हम अनुमान की दुनिया से बाहर निकलकर सटीक डेटा की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इंसानी सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही पनपी हैं। अगर नदियां जीवित हैं तो ही हमारा भविष्य सुरक्षित है। इन अपमार्जक जीवों का संरक्षण असल में हमारे पीने के पानी और हमारे अपने अस्तित्व का संरक्षण है। बिल्कुल, ये एक ऐसा चक्र है जिससे हम खुद को अलग नहीं कर सकते। इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है वो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। अगर एक अकेले कछुए की सैटेलाइट ट्रैकिंग हमें ब्रह्मपुत्र बेसिन के पानी के बहाव, उसके बदलते किनारों और उसके पूरे स्वास्थ्य के बारे में इतने सारे अनछुए रहस्य बता सकती हैं, तो जरा सोचिए दुनिया भर की इन विशाल नदियों और झीलों की शांत सतह के ठीक नीचे ऐसे और कितने अनगिनत अदृश्य पारिस्थितिक नेटवर्क काम कर रहे होंगे। ये बहुत गहरा सवाल है। ऐसे कितने और जीव होंगे जो पूरी तरह से अनियंत्रित और हमारी नजरों से एकदम छिपे हुए हैं, लेकिन जिनके बिना शायद कल सुबह ये नदियां महज एक जहरीला नाला बनकर रह जाएं। सच में पानी की उस अपारदर्शी सतह के नीचे अभी भी एक पूरी अज्ञात दुनिया है, जिसे समझना हमने बस अभी शुरू ही किया है।